हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पे। जैसा आपको पता है कि एसएससी जीडी की परीक्षाएं होने वाली हैं और परीक्षाएं हमारी बेहतर हों, ठीक है, इसके लिए इस प्लेटफॉर्म से आपको एक बेहतर कंटेंट और बेहतर एक तैयारी का तरीका आपको बताया जा रहा है और बेहतर कंटेंट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं एसएससी जीडी के, जो PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर जो हम लोग फोर्स दे रहे हैं, उनमें आज जो होगा वो 12 जनवरी 2023 का ये पेपर होगा। लेकिन शिफ्ट कौन सा होगा? ये होगा सेकंड। कौन सा होगा? सेकंड होगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं आज इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। अरावली में, खासी पहाड़ी, नीलगिरी या शिवालिक। तो सर्वाधिक वर्षा की बात कर रहा है तो भाई मेघालय। अब अगर आप देखेंगे मेघालय की बात कर रहे हैं तो मेघालय में इन चारों में से कौन सी आपकी पहाड़ी देखने को मिलेगी? तो हमें पता चलेगा कि मेघालय में तो कौन है? ये खासी पहाड़ी ही है। क्या है? खासी पहाड़ी ही है। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि मेघालय में आपकी क्या है? 3 पहाड़ियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। मेघालय में आपकी 3 पहाड़ियाँ हैं जिससे अब सवाल पूछा जाता है। एक है कौन सा? एक है गारो जो पश्चिम में होगा, फिर एक कौन सा? खासी, और एक है जयंतिया, ठीक है, जयंतिया। हालांकि ये तीनों जनजातियां हैं कहाँ की? मेघालय की। तो उन जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है, ठीक है। लेकिन आपको विशेष बात ये ध्यान रखना है कि जो ये मेघालय का जो एक स्थान है, कौन सा? मौसिनराम, ठीक है, या मानसेन कहते हैं। तो वो किस पहाड़ी के साउथ में है? तो ये पूछा जाता है। तो जो खासी पहाड़ी है ना, ध्यान रखना, तो खासी पहाड़ी जो है, खासी पहाड़ी के दक्षिण में, ठीक है, जो ये मानसीराम जो जगह है, मानसीराम स्थान है, ठीक है। और यहीं पे क्या होती है? यहीं पे क्या होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है। इसी के जस्ट पड़ोस में एक और भी स्थान है, चेरापूंजी, जो पहले कभी वहाँ पे अधिक वर्षा होती थी इसके स्थान पर, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये है मेघालय में, ठीक है। किस खासी पहाड़ी? अब देखो, अब इनसे पूछ लेगा अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबको पता है, गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर है। नहीं है? गुरु शिखर है। इसकी हाइट कितना है? इसकी हाइट है 1722 मीटर है। कितनी है इसकी हाइट? 1722 मीटर है। माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू की एक पहाड़ी है। अरावली तो एक पर्वत श्रृंखला है ना, पर्वत श्रृंखला है, उस पर क्या है? एक पहाड़ी है माउंट आबू, उस पर है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। तो और अरावली ये पर्वत श्रृंखला आप देखेंगे तो राजस्थान वाले हिस्से में है। इसका विस्तार सबसे अधिक राजस्थान में ही है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम ये क्या है? पहाड़ी है। उसके अलावा नीलगिरी की बात करेंगे तो नीलगिरी पहाड़ी आप देखेंगे तो ये तो कहाँ पर? केरल, तमिलनाडु, और कहाँ पे? तो बताएंगे ये कर्नाटक के तीनों के ट्राई जंक्शन पे है। यही तो है ना, तीनों के सीमाओं पे है। और नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है, जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोदा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा। क्या? डोडा बेट्टा, इसका ये नाम है, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी है? तो 2637 मीटर है। 2637 मीटर है। तो ये साउथ इंडिया की क्या है? चोटी है। लेकिन ये सबसे ऊंची नहीं है। साउथ इंडिया की, ध्यान रखना, साउथ इंडिया की सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो बताएंगे उसका नाम है अनाई मुडी, ठीक है, अनाई मुडी। क्या नाम है? अनाई मुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पे है। और ये देखा जाएगा तो ये लगभग 2695 मीटर के आसपास में इसकी हाइट है, यानी 2700 मीटर के आसपास में इसकी हाइट है। और ये केरल, ये चोटी जो है ना, वो केरल में है, केरल के इडुक्की जिले में है, ठीक है, केरल के इडुक्की जिले में है। और जो ये चोटी है डोडा बेट्टा, ये तमिलनाडु में है। ये चोटी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। शिवालिक की बात करें, शिवालिक तो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, नहीं, जो सबसे हरा भरा सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी के बीज, अलसी के बीज, सरसों या मूंगफली? तो हमें लग रहा है यहाँ पर तो सही आंसर होना चाहिए कौन सा, अरंडी के बीज, ठीक है। इन तीनों की बात करें तो ये तो तीनों क्या है, ये सभी रबी की फसल है, क्या है, रबी की फसल है, ठीक है। रबी की फसल यानी कि जो जाड़ों के समय बोई जाती है, ठीक है, वही अक्टूबर नवंबर बोई जाती है और मार्च अप्रैल के आसपास में काट ली जाती है, ठीक है। तो रबी की फसल, तो ये तो रबी फसल है। अरंडी है वो दोनों रबी और खरीफ दोनों में। अच्छा, उसके अलावा देखिए जो स्पेशली मैं मक्का की बात करता हूँ, मक्का, तो जो मक्का है और ये कहीं ना कहीं तीनों सीजन में बोया जाता है, ठीक है ना, ये तीनों सीजन में बोया जाता है। इसके अलावा देखेंगे आप जो सूर्यमुखी का जो पौधा है, सूर्यमुखी या सूरजमुखी का जो पौधा है, सूरजमुखी का जो पौधा है ये भी क्या है, तीनों सीजन में बोया जाता है, ठीक है, तीनों सीजन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नर्तकी अलर वेल वल्ली जिन्हें डैश डैश के ले जाना जाता है को पद्म भूषण सम्मानित किया गया है? मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथकली, ठीक है। तो ये है किसकी नृत्यांगना, तो ये है भरतनाट्यम की, ठीक है। भरतनाट्यम ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का, कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। और ये भरतनाट्यम को हम लोग दासी अट्टम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दासी अट्टम कहते हैं। अट्टम मतलब होता है नृत्य, ठीक है, दासी अट्टम भी कहते हैं। भरतनाट्यम ध्यान रखेंगे कि क्या है, कि सबसे प्राचीन, ठीक है, क्या है, सबसे प्राचीन, ये भारत का क्या है, शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। 8 है ना, 8 में से ये सबसे पुराना हो जाएगा, ठीक है। अब जो भरतनाट्यम है, इससे सवाल आपसे ये बनेगा, इसके कुछ नृत्यांगनाओं की मैं बात करूं, जैसे एक तो ठीक है ये हो गई अलरबेल वल्ली, ठीक है, लेकिन और कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो एक है मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई यानी ये जो विक्रम साराभाई हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो माने थे, उनकी ये पत्नी है, ठीक है, मृणालिनी साराभाई। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें एक नाम आपका और जुड़ेगा, एक है शोभना सिंह, लेकिन वो सोनल मान सिंह, तो वो दोनों संबंध रखती हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंध रखती हैं, ठीक है। और कृष्णा यामिनी कृष्णमूर्ति, एक नाम आएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, तो ये नाम आएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो मोहिनीअट्टम तो ये केरल का है, ठीक है। कथकली भी केरल का है, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा नंबर। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, मुद्रास्फीति वृद्धि, समान काम हेतु समान वेतन, जनसंख्या वृद्धि। तो ये देखो यहाँ पे जो आपका 11वीं जो 5 ईयर प्लान था, इसका उद्देश्य क्या था, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। जो आपका देखो 11 नंबर का जो 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान ये कब से कब तक चला था, तो ये चला था 2007 से लेकर 2012 तक। कब तक चला था, 2007 से लेकर 2012 तक चला था। तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, ठीक है। और ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, इसको बनाया किसके गया था, तो ये ध्यान रखिए कि ये जो आपके सी रंग राजन द्वारा तैयार किया गया था, इस मॉडल को तैयार किया गया था। और सी रंगराजन पता कौन है,
ये सी रंगराजन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो 12वां जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, यानी कि केंद्रीय वित्त आयोग है, उसके क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो सी रंगराजन वो है, और कहीं ना कहीं ये जो आरबीआई हमारी है उसके गवर्नर भी रह चुके हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था किसने, सी रंगराजन ने तैयार किया था। ठीक है, और जो ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसका कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया है, तो जो 5 ईयर प्लान, ये जो मॉडल है ये हमने कहाँ से लिया है, ये मॉडल हमने किस देश से लिया है, वो लिया हमने रूस से लिया। ठीक है ना, रूस से। पहले रूस को हम लोग USSR कहते थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, डैश 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 माल या सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रहण करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक एक्ट अधिनियम था। यानी ये कुल मिला के जीएसटी की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि जब जीएसटी लाया गया था तो उसको किस नाम से अधिनियम बनाया गया था या विधेयक लाया गया था। तो पहला है ऑप्शन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, फिर केंद्रीय माल और सुरक्षित कर अधिनियम, केंद्रीय उपहार और सेवा कर अधिनियम, माल और सेवा कर अधिनियम की लागत। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसमें पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। ये क्या है आपका, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम। ठीक है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी एक्ट, ये है ना, सेंट्रल जीएसटी एक्ट लाया गया था। तो ये अधिनियम कब लाया गया था, तो ये लाया गया था भाई, ध्यान रखो, अधिनियम तो 2016 में। ठीक है, 2016 में लाया गया था। 101वां, ध्यान रखना, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, तो 101वां था। उसके अलावा अगर थोड़ी सी और जीएसटी पे देखो चर्चा पर चर्चा की जाए, देखिए जीएसटी जो है आपका, जीएसटी, तो जीएसटी भारत में लागू कब हुआ, तो बताएंगे 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाते हैं, जीएसटी डे मनाते हैं। अब देखो जो जीएसटी से सवाल ये बनेगा कि जीएसटी क्या है, एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि ये डायरेक्ट व्यक्तियों पे नहीं लगता है। ठीक है ना, तो अप्रत्यक्ष कर है। अब देखो जो जीएसटी, एक सवाल और पूछेगा कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश से लाया गया था, तो ध्यान रखिएगा कि वो है कौन, तो वो है विजय केलकर, विजय केलकर समिति के सिफारिश पर इसे लाया गया था। भारतीय जीएसटी जो है वो कनाडा मॉडल पे आधारित है, कनाडा मॉडल पर आधारित है, मॉडल पर आधारित है। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया था, सर्वप्रथम फ्रांस में जीएसटी क्या गई थी, लागू की गई थी। ठीक है, जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू की गई थी। ठीक है, तो ये जीएसटी से कुछ क्या रही है मुख्य बातें, लेकिन और भी ध्यान रखो, जीएसटी से और भी सवाल तो बन सकते हैं, उसको भी ध्यान रखो। देखो जीएसटी के पंजीकरण में नंबर कितने होते हैं, पंजीकृत में नंबर कितने होते हैं, तो बताना, टोटल नंबर जो होते हैं ना उसमें होते हैं 15। कितने होते हैं, 15 नंबर होंगे। इसमें जो ध्यान रखना, शुरू के जो 2 नंबर होते हैं, शुरू के 2 नंबर, ठीक है, उस राज्य का क्या होता है, वो कोड होता है। ठीक है, क्या होगा, कोड होगा। फिर उस व्यक्ति का या उस संस्था का पैन कार्ड नंबर होगा। ठीक है, कोड होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं कि जैसे मान लो शुरुआत के 2 नंबर हैं, वो है 0 और 9, तो ये कोड जो होगा वो यूपी का होगा। कहाँ होगा, यूपी का। तो यानी यूपी में जीएसटी जो शुरुआत होती है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको 09 से क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, और जीएसटी में ध्यान रखना, जीएसटी में ध्यान रखना है कि जो सामान के लिए अधिकतम लिमिट जो है वो कितनी है, तो वो है 40 लाख रुपए।
ठीक है। और जो सेवाएं हैं यानी जो सर्विसेज हैं सेवाओं के लिए कितनी है, तो वो है 20 लाख रुपए, ठीक है ना, 20 लाख रुपए। उसके अलावा देखो जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी परिषद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, तो वह है 289A में, ठीक है ना, किसमें 289A में है, ठीक है। इसमें जीएसटी परिषद जो काउंसिल है। इसके अलावा और भी बताया गया है कि जो जीएसटी है, जीएसटी के लिए कानून बनाने के लिए अधिकार जो दिया गया है वो राज्यों को दिया गया है, आर्टिकल 246A में दिया गया है, ठीक है ना, 246A में दिया गया है। तो ये जीएसटी से कुछ बातें हैं जो आप इससे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस पैलेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, ठीक है, किस धातु का ये अयस्क है, टिन का, चांदी का, तांबा का या जिंक का। तो ये तो हो गया किसका, ये तो हो जाएगा जिंक का। किसका हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, जस्ता भी कहते हैं, ठीक है। ये जस्ता का क्या है, अयस्क है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिंक की कमी से धान में, ठीक है, धान में कौन सा रोग लगता है, तो वो लगता है खैरा रोग लगता है, ठीक है, खैरा रोग लगता है। टिन जिसे बोलते हैं SN, तो देखो टिन के लिए आपका छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर, बस्तर क्षेत्र कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ है। तो हमारे भारत में टिन का उत्पादन का मोनोपोली एकाधिकार कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर क्षेत्र में क्या होता है, उत्पादन होता है किसका, टिन का। किसका होता है, टिन का। उसके अलावा चांदी की बात करते हैं तो चांदी को सबको पता है कि हम लोग इससे क्या कहते हैं, AG कहते हैं, ठीक है, AG कहते हैं, मतलब ये कह सकते हैं अवार्ड साड़ी में इसका यही नाम, अर्जेंटाइन। अब देखो ये आपका जो चांदी है ना, चांदी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा होगा, जो शीशा होता है देखने वाला उसके पीछे जो कलई की जाती है वो चांदी से ही की जाती है, ठीक है। उसके बाद तांबा देखें, तांबा को हम लोग क्या कहेंगे, कॉपर कहते हैं, क्योंकि चांदी हमने पढ़ा ना, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा क्या है, सुचालक है। विद्युत का ये क्या है, सबसे अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक है। और आपने पढ़ा होगा सिल्वर नाइट्रेट, पढ़ा ना, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, है नहीं, तो ये सारे यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, यानी कौन सा इसमें से वो चीज़ है जो केवल पादप कोशिकाओं में मिलेगा, जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा, ठीक है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय या प्लास्टिड, ठीक है, या प्लास्टिड। तो देखो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय तो ये दोनों में कॉमन मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिड है वो केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है ना, तो ये केवल पादपों में पाया जाता है। इसके अलावा देखें तो पादप में और एक जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, ये भी केवल पादप में ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहीं ना कहीं ऊर्जा का घर बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसको, तो ये आपको ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण डैश डैश राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो ये देखो ये कहाँ हो जा, गुजरात में होगा। ये कहाँ पे होगा, 36वां कहाँ होगा, गुजरात में होगा। कहाँ होगा, गुजरात में। लेकिन अब देखो आपका जो राष्ट्रीय खेल है यानी कि 37वां जो आपका राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल 2023 वाला, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था गोवा में। कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। अब 38वां भी होगा, 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 में। ये कहाँ होगा, ये होगा आपका उत्तराखंड में होगा। कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में होगा, ठीक है। तो ये आगे का ध्यान रख सकते हो। तो ये 36वां कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। गुजरात के 5 शहरों में हुआ था। तो आगे देखने 38वां मिल सकता है आपको।
अगला है निम्नलिखित में से किस मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, यानी कोई ऐसी इस चारों में से एक शक्ति है जिसपे केवल लोकसभा को ही या राज्यसभा को ही शक्तियां प्राप्त होंगी। तो ऑप्शन पढ़ो, है धन विधेयक पारित करने का, संवैधानिक संशोधन का, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का। तो देखो ये जो पहला ऑप्शन है आपका धन विधेयक, ये धन विधेयक संविधान के जो अनुच्छेद है आपका 110, अनुच्छेद कौन सा है, वो है कौन सा 110। तो धन विधेयक जो पारित किया जाएगा या फिर लाया भी जाएगा तो वो लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, ध्यान रखो, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही पेश किया जाता है या लाया जाता है। ठीक है, तो इसे राज्यसभा में नहीं लाओगे, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, इसे लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, इसे लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात इसको भी ध्यान रखना है कि जो आपका धन विधेयक जो है, ठीक है, इस पर राष्ट्रपति साइन करता है, उसे मना नहीं करता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति से पूछकर ही लाया जाता है। ठीक है, उसे पूछकर ही लाया जाता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका विनिश्चय कौन करेगा, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं, नागालैंड, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो अब देखो जो MC मैरी कॉम है ये कहाँ की है, तो ये है मणिपुर की है। ठीक है ना, अच्छा अब देखो जो MC मैरी कॉम है, MC मैरी कॉम, तो ये क्या भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी है। ठीक है, प्लेयर है। तो MC मैरी कॉम से सवाल ये ध्यान रख सकते हैं कि ये इनको तो पहली बात हम लोग क्या कहते हैं, इसे इन्हें कहते हैं सुपर मॉम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सुपर मॉम कहते हैं, सुपर मॉम कहते हैं। उसके अलावा ध्यान रखेंगे कि इनकी एक आत्मकथा है, आत्मकथा, उसका नाम है अनब्रेकेबल। ठीक है ना, नाम क्या है, अनब्रेकेबल, इनकी क्या है, आत्मकथा है। शायद आपने देखा भी होगा, इस पे मूवी भी बनी, प्रियंका चोपड़ा जिसमें मुख्य किरदार में। तो MC मैरी कॉम ये कहाँ की है, तो बताएंगे ये मणिपुर की। अच्छा, मणिपुर की एक और भी है, मीराबाई चानू, ध्यान रखेंगे, एक है मीराबाई चानू। तो ये क्या, वेट लिफ्टर है, ये क्या है, वेट लिफ्टर है, यानी भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। और ये भी कहाँ की है, ये भी मणिपुर की है। ठीक है, मणिपुर की। इन्होंने आपने देखा कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, जापान में है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, सिल्वर यानी कि रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। मीराबाई चानू कहाँ की है, तो मणिपुर की है। ठीक है, मणिपुर। तो दोनों लोगों को आपको नाम ध्यान रखना है। अगला कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था, 1845, 1856, 1838 या 1849।
59। ठीक है, अब अवध की बात चल रही है, तो अवध यानी कि कुल मिला के जो आजकल लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है उसे, तो ये कहाँ पे है, 1856 में। ठीक है, 1856 में इस पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, तो अवध पर ये ध्यान रखेंगे कि अवध पर कुशासन, ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया गया है, विलय कर लिया गया है। विलय किया गया। ठीक है, और नेतृत्व कौन कर रहा था इस क्रांति में, लखनऊ यानी कि अवध से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कौन थे, तो बेगम हजरत महल थी। ठीक है ना, जो अवध के अंतिम नवाब, जो अवध के अंतिम नवाब थे वो वाजिद अली शाह, उनकी क्या थी, ये पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिसे महक परी भी कहते थे। अब देखो, व्यापार की गई वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का या की डैश माना जाता है। तो भाई व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का माना जाता है, क्या माना जाता है, प्रदर्शनी, मात्रा, दिशा, संयोजन। तो मात्रा ही होगा, है नहीं, क्या होगा इसमें, मात्रा ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या वियतनाम। तो ये सही आंसर क्या है, बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। हमारी कुछ स्थिति आप देखेंगे इस तरीके से, भारत की स्थिति ऐसी है। और नीचे की साइड में कौन सा है, बांग्लादेश। ऐसे आप देखेंगे इस वाली स्थिति से, ऐसे इस तरीके से, ऐसे बांग्लादेश। और बीच में जो है आपका ये है त्रिपुरा। ठीक है, ये कौन सा राज्य हमारा, ये है त्रिपुरा। ठीक है, तो ये तीनों साइड से, यानी पश्चिम से भी, पूरब से भी और दक्षिण से भी, किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये कि भारत और बांग्लादेश और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, बांग्लादेश और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम लोग नाम देते हैं क्या, इसे कहते हैं ये शून्य लाइन या जीरो रेखा, ठीक है, तो ये कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, खासकर त्रिपुरा वाला बॉर्डर शेयर करता है हमारे भारत की तरफ से। तो उसके अलावा देखें, बांग्लादेश में सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है, सॉरी किस राज्य की लगती है, तो बताएंगे पश्चिम बंगाल की। ठीक है ना, तो बांग्लादेश से भारत की सीमा कितनी लगती है, तो 4096.6 किलोमीटर। ठीक, तो भारत से सीमा बांग्लादेश से कितनी लगती है, तो इतनी लगती है। और कितने राज्य लगते हैं भारत के, तो 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे, बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन अगला है कि जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक राइथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया, आजीवन। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी, जितेंद्र सिंह, अविनाश पांडे, अजय माकन। तो देखो ये है, तो जगन मोहन रेड्डी है, इनको आजीवन, ठीक है ना, ये पार्टी कौन सी है, श्रमिक राइथू कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये है, तो ये पार्टी है कहाँ की, तो ये बताएंगे, ये पार्टी है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। क्योंकि जगन मोहन रेड्डी को आपने नाम सुना होगा,
उसके अलावा आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? वर्तमान में सीएम कौन है? तो ये हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू, ये क्या है? वर्तमान में इसके सीएम है। ठीक है, वर्तमान में इसके सीएम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद डैश डैश सूक्तों का संग्रहण है। भाई कितने सूक्त हैं इसमें? सूक्त मतलब उक्ति कह सकते हैं। 1076, 1124, 1028 या 1152। तो इसमें है कितने आपके? तो वो है 1028। कितने? 1028। अब वो जो ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद, तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद कैसे सबसे पुराना वेद है। 4 वेद हैं, सबसे पुराना वेद है ये, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे? पढ़ने वाले को क्या कहते थे? इसे कहते थे होत्र। ठीक है ना, क्या बोलते थे? होत्री। ये कहते थे, होत्री कहते थे, जो उसको पढ़ता था या इसका उच्चारण करता था। ठीक है, अब देखो इसमें आप देखेंगे तो भाई इसमें सूक्तियाँ हैं कितने? तो 1028 हैं। लेकिन ऋग्वेद में अगर मैं मंडल की बात करूं, भाई मंडल इसमें कितने हैं? तो था ना, इसमें कुल मिला के 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और ये जो 10 मंडल हैं, इस 10 मंडल में जो आपका तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल, तीसरा मंडल जो है, इसमें ध्यान रखिएगा कि गायत्री मंत्र है। इसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। और ये किसको समर्पित है? सूर्य को, सविता, सूर्य को क्या है? समर्पित है, समर्पित है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका नवा मंडल मिलेगा, नवा मंडल। ठीक है, और नवा मंडल में क्या है? तो इसमें सोम देवता के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, सोम देवता के बारे में उल्लेख है। ठीक है, और जो 10वां मंडल है, इसमें वर्ण, ठीक है, वर्णों की बात की गई है। ठीक है, 4 वर्ण है ना, वही 4 वर्णों की बात की गई 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद। ठीक है, इसका ध्यान रखना। वेद त्रयी, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल होते हैं? तो देखो इसमें शामिल होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 शामिल होते हैं वेद त्रयी में। तो इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सुनिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश डैश से संबंधित है। उपाधियों का अंत, विधि के समक्ष समता, अश्वप्रस्था का अंत या शिक्षा का अधिकार। तो 17 क्या है? 17 में दे रखा है आपका अश्वप्रस्था का अंत, यानी अनटचेबिलिटी। ठीक है, उपाधियों का अंत तक इसमें है, अनुच्छेद 18 में है। विधि के समक्ष समता की अगर बात करते हैं तो ये तो पूरा दे ही रखा है, 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद में है। ठीक है, स्पेशली 14 में है। और शिक्षा का अधिकार देखा जाए तो ये अनुच्छेद जो है ये आपका 21A में है। ठीक है, अनुच्छेद किसमें? 21A में है, क्योंकि ये बाद में जुड़ा था ना। बाद में कब जुड़ा था? 86वां जो अमेंडमेंट था, कब? 2002 में, तब जुड़ा था ये शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये एक्ट कब आया था? एक्ट कब आया था? तो एक्ट जो आया था वो 2009 में आया था, जबकि संपूर्ण देश में लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निशांगंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर कर्नाटक? या कर्नाटक। तो इसमें आपका देखो सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरल, निशागंधी नृत्य। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो देखो तेलंगाना में कुछ हमारे पर्व हैं, जैसे देखो एक तो यहाँ पे है बोनालू पर्व, बोनालू पर्व।
इसके अलावा यहाँ पे है बथुकम्मा। बथुकम्मा को हम लोग फूलों का त्यौहार कहते हैं, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, फूलों का क्या कहते हैं, त्योहार कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो कर्नाटक में बात करें तो यहाँ पर पद्दकल पर्व और हम्पी महोत्सव, ये आयोजन यहाँ पे होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तमिलनाडु में भी कई सारे हैं, जैसे अगर तमिलनाडु में बात करें यहाँ पे थाई पुसम पर्व, थाई पुसम पर्व यहीं का है। इसके अलावा यहाँ पे पोंगल पर्व यहीं का है, ठीक है, पोंगल पर्व। अगला देखो, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो ये मार्च 2022 में बने ना, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती, मुलायम सिंह यादव। तो ये कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, जिनको कहते हैं अजय विष्ट। मूल नाम क्या है, अजय विष्ट, ठीक है, इनका मूल नाम है। और ये ध्यान रखना कि ये व्यक्तिगत रूप से यूपी के 21वें सीएम है, ठीक है, 21वें ये सीएम है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। और ये अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो 2017 से लेकर 2017 से ये 2022 तक सीएम रहे, ठीक है। और अब आगे देखा जाए तो 2022 से अब तक यही है। और अगर देखा जाए तो यूपी में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल मतलब कंटिन्यू किसका रहा है, तो रहा योगी आदित्यनाथ का रहा है, ठीक है ना, इनका रहा है कंटिन्यू, ठीक है। चलो अगला है, निम्नलिखित में से किस उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है, मोसू का, वांगला का, हॉर्नबिल का, चपचार कूट का। तो इसका सही आंसर आपका है उत्सवों का उत्सव, तो ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है, नागालैंड का है, ठीक है, कहाँ का भाई, नागालैंड का बताना है। ये क्या होता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन होता है। क्योंकि नागालैंड की स्थापना कब हुआ था, इसकी जो स्थापना है, नागालैंड की स्थापना जो हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। तो इसकी स्थापना के अवसर पे ये किया जाता है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये था ना, हॉर्नबिल ये क्या एक पक्षी है नागालैंड का, ठीक है, नागालैंड का क्या है, पक्षी है। तो ये भी ध्यान रखना इस बात का। हॉर्नबिल चपचार कूट महोत्सव कहाँ का, ये तो है मिजोरम का, कहाँ का है, मिजोरम का है। इसके अलावा इसी चपचार कूट महोत्सव में तो होता है कौन सा, चेराव या फिर बांस नृत्य, बम्बू डांस, बांस नृत्य। उसके अलावा वांगला कहाँ का है, वांगला महोत्सव देखो ये मेघालय का है, कहाँ का है, मेघालय का। आपको लगेगा पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, मेघालय का है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं 100 ड्रमों का महोत्सव, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं 100 ड्रमों का महोत्सव भी कहते हैं, ठीक है। मोसू जो है ये भी कहाँ का है, नागालैंड का ही है, नागालैंड का है, जिसे कौन सी आओ जनजाति द्वारा किया जाता है ये, ठीक है। चलो और देखो ये 20 नंबर यानी कि अंतिम सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हिस्सा नहीं है। वो है कौन सा, योजनागत पूंजीगत व्यय, योजनागत राजस्व व्यय, कर राजस्व या गैर कर राजस्व, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर होगा कौन सा, योजनागत पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, आज के 20 क्वेश्चन थे जो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।